आज हम लोग इंड AS 33 पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो, इंड AS 33। इंड AS का मतलब अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33। नॉर्मली ये जो इंड AS 33 है, ये किसके ऊपर अप्लीकेबल है, ये सुन लो। ये किसके ऊपर, इट इज अप्लीकेबल, लिखो, इट इज अप्लीकेबल ऑन ऑल लिस्टेड कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज RSC, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज स्टॉक, RSC होता, सॉरी, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जैसे BSC NSC, ये सब क्या है, देश का रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनके ऊपर इंड AS 33 एप्लीकेबल है, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी जिसका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, अनलिस्टेड कंपनी जिसका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल कितना है, 250 करोड़ है, उसके ऊपर भी इंड AS 16, हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, सब करवा देंगे। 3 दिन के अंदर पूरा खत्म कर देंगे, 3 दिन के अंदर ही पूरा खत्म, 3 क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तीन तीन क्लास, ठीक है। इंड AS का, इंड AS 33 थोड़ा सा बड़ा है, इसका 2 पार्ट में होगा, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें से जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिक EPS से कॉन्सेप्ट है, डायलूटेड EPS से कॉन्सेप्ट है, फिर प्रेफरेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, राइट इशूज से कॉन्सेप्ट है, प्लस आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है, रिडीमेबल और इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर, राइट इशू, बोनस इशू, तो आपका थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट है, तो आधा आज कर लेंगे, आधा बाद में कर लेंगे, ठीक है, दोनों है मिला करके। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड AS 33, ऑब्जेक्टिव क्या इंड AS 33 का, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, पहले से एग्जांपल समझो, फिर इंड AS 33 का ऑब्जेक्टिव समझते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या, देखो एग्जांपल दे रहा हूं, लिखना मत, लिखना मत, लिखने के लिए मैं बोलूंगा तब लिखना, अभी लिखना मत, अभी समझो। मान लेते हैं ये जियो है और ये एयरटेल है, ये तो सेम इंडस्ट्री हो गए, बोलो ना, ये कौन सी इंडस्ट्री है, सेम इंडस्ट्री है, ठीक है। जियो का जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, मान लेते 10 है, और एयरटेल का जो EPS है, अर्निंग पर शेयर है 8 है, ये क्या है, 8 है। आप बताओ आपके हिसाब से बेटर कौन परफॉर्म कर रहा है, अगर जियो का EPS 10 है, एयरटेल का EPS 8 है, और इंडस्ट्रीज क्या है, सेम है, आपके हिसाब से बताओ, लाइव स्टूडेंट बताना, कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जियो। मतलब आप सोचो ना, आपने बैलेंस शीट नहीं देखा, आपने जस्ट EPS देखा, अर्निंग पर शेयर देखा, और अर्निंग पर शेयर देख कर कि आपने बता दिया भैया जियो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है विद इन, विथ कंपेयर टू एयरटेल या वोडाफोन जो भी है। तो EPS बेसिकली क्या करता है कि आपका पल भर में होता है ना, पल भर में बता देता है कि कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या पूरी इंडस्ट्री में। अगर मैं पूरी टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करूं, तो जियो का EPS सबसे ज़्यादा है, इट मीन्स पूरे इंडस्ट्री में सबसे बेटर काम कौन कर रहा है, जियो काम, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन कमा रहा है, जियो कमा रहा है। तो EPS बेसिकली समरी दे दे रहा है उस चीज़ का, ठीक है। अब सुनो, ये जियो है, इसका मान लेते 2023 है, और ये मान लेते 2024 है, ये उसका EPS है। 2023 में EPS था जियो का 7, 2024 में EPS है 10, 2000, एक साल पहले EPS कितना था, 7, एक साल बाद EPS कितना है, 10। आप बताओ जियो ने परफॉर्मेंस पहले से अच्छा किया है या बेकार किया है, बोलो लाइव स्टूडेंट, अच्छा किया या बेकार किया, अच्छा किया ना, अच्छा किया। इसका मतलब जो EPS होता है ये विद इन द सेम इंडस्ट्री परफॉर्मेंस बता देता है, विद इन द सेम इंडस्ट्री, विद इन द सेम इंडस्ट्री, भैया सेम इंडस्ट्री में कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, या कंपनी के अंदर ही बता देता, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, देखना वहाँ पे 2 साल का डेटा रहता है, ठीक है। अगर ये सपोज करेंट ईयर डेटा रहेगा तो ये क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर का।
अगर ये प्रीवियस ईयर रहेगा तो ये क्या रहेगा, करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का ईपीएस था 7, करंट ईयर का ईपीएस है 10। तो अपने लोग ये बोल सकते हैं कि पिछले साल के कंपेयर में जियो ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, काफी ज्यादा बेनिफिट किया, प्रॉफिट कमाया है। इससे क्या होगा ना, इन्वेस्टर को एक क्लियर मैसेज आता है। अगर ईपीएस पिछले साल के कंपेयर में बेटर है तो इन्वेस्टर को क्लियर मैसेज आ रहा है कि भैया इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, या आपने अभी तक नहीं लगाया तो लगा दो, या आपने कम लगाया तो ज्यादा लगा दो, या आप पैसा नहीं लगाना चाहते, जस्ट आप उस कंपनी में स्टे करना चाहते हैं। होता ना, लोग इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं। तो अगर जियो पहले से बेटर परफॉर्म कर रही है तो आपको ये लगेगा कि मेरा पैसा सेफ है, मैंने अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है, और आप कोशिश करोगे इस कंपनी का लंबे समय तक पार्ट बनने का। तो ईपीएस बहुत बेटर वे है ये बता देने के लिए कि सेम इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी बेकार। ठीक है, कंपैरिजन हो जाता है। सेकंड थिंग, हम लोग ईपीएस के माध्यम से एक दूसरे से कंपेयर तो करते ही है, साथ ही साथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले से बेटर हुआ है, मतलब पहले से प्रॉफिट कम कमाया या पहले से प्रॉफिट ज्यादा कमाया। तो ईपीएस माध्यम से ये पता चल जाता है। क्लियर हो गया? मैं लिखवाऊँ, लिखोगे ऑब्जेक्टिव? अभी ये लिख लो एग्जाम, क्योंकि इसका ना थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है 5 नंबर में, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया 33। तो अभी जो लिखवा रहा हूँ आपका थ्योरी में भी काम आ जाएगा। ठीक है, लिखो नंबर 1 पॉइंट लिखो। देखो द डिस्क्लोजर, देखो द डिस्क्लोजर ऑफ ईपीएस, देखो फटाफट, द डिस्क्लोजर ऑफ ईपीएस may help, the disclosure of EPS may help। डे 1 में थोड़े से इजी सम्स कराऊंगा, डे 2 में मतलब अच्छे सम्स, काफी अच्छे सम्स। द डिस्क्लोजर ऑफ ईपीएस may help the investor to compare the performance of a business in the same industry, in the same industries। और हिंट के लिए एग्जांपल लिख लो जो मैंने क्लास में दिया, एयरटेल वर्सेस जियो। जैसे अंबुजा सीमेंट वर्सेस अल्ट्राटेक है ना, तो सीमेंट की इंडस्ट्रीज हो गई, उसमें जिसका बेटर ईपीएस है। पॉइंट नंबर 2, help the investor, help the investor, the disclosure of EPS, sorry, may also help to an investor to an investor help and लिखो ना, help टू काट देना, help an investor to compare, help an investor to compare the business with itself, with itself over a period of time, for a period of time। ठीक है, the disclosure of EPS may also help an investor to compare the business with itself over a period of time। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, इसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म लिख लो, 2 का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग
इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, भैया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिसीजन पता चल जाता है। अब लिखो टाइप्स ऑफ ईपीएस। एक है आपका बेसिक और एक है आपका डाइल्यूटेड। बेसिक्स, दूसरा क्या है डाइल्यूटेड। ठीक है, अब लिखो एडिशनल पॉइंट्स। एडिशनल पॉइंट, अभी मैं पहले एडिशनल पॉइंट बता दे रहा हूँ फिर मैं लिखवा दे रहा हूँ। लिखो एडिशनल पॉइंट लिखो। पहला एडिशनल पॉइंट में लिखना है कि ईपीएस पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे या जीरो रहे, आपको दिखाना पड़ेगा। ईपीएस पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे या जीरो रहे, वो आपको दिखाना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ईपीएस क्या एक डिस्क्लोजर है। ईपीएस क्या है बोलो ना, एक डिस्क्लोजर है। अगर आप ईपीएस नहीं दिखाओगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप पहले से अच्छा परफॉर्म किए हो या पहले से आप प्रॉफिट कमाए हो या लॉस में हो। एटलीस्ट यू हैव टू डिस्क्लोज, दैट इज वाई लोग डिसीजन ले पाएगा। और अगर आपने ईपीएस दिखाया ही नहीं, मान लो लॉस हो गया, बोला क्यों दिखाएं, तो ना दिखाना मतलब इंड एएस 33 का वायलेशन, बाकी ये अलग से जो पेनल्टी लगेगा अलग से। तो ईपीएस पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, नील रहे, जीरो रहे, आपको दिखाना पड़ेगा। पहला ईपीएस दो टाइप का होता है, एक होता है बेसिक और एक होता है डाइल्यूटेड। तो आपको दोनों दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बेसिक दिखा दिया तो इसको इग्नोर कर दिया, या आपने डाइल्यूटेड दिखा दिया तो इसको इग्नोर कर दिया, नहीं, आपको दोनों दिखाना पड़ेगा, बेसिक दिखाना पड़ेगा, डाइल्यूटेड दिखाना पड़ेगा। ये था दूसरा बात। तीसरा बात, होल्डिंग कंपनी है, याद हम लोग भी होल्डिंग कंपनी कितने अच्छे से पढ़े। होल्डिंग कंपनी बोल रही है कि मैं अपना और अपना सारा बच्चा कच्चा सब मिला करके एक बार ही ईपीएस दिखा देता हूं, एक बार में ही बेसिक दिखा दिया, डायलूटर दिखा दिया, एक बार में ही। तो इंड एस 30 से बोलता है ये भी नहीं चलेगा। आप होल्डिंग को बोलता आप अपना अलग से दिखाइए, जितने भी आपके बच्चे हैं उनका अलग से दिखाइए, और बाद में कंसोलिडेटेड वाला भी दिखाइए। मतलब होल्डिंग पहले अपना सेपरेटली दिखाएगा, सब्सिडरीज भी अपना सेपरेटली दिखाएगा, और फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना करके उसके बाद अलग से दिखाएगा कंसोलिडेटेड ईपीएस, चाहे वो बेसिक्स हो चाहे डाइल्यूटेड हो। ये था तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट मैंने बोला फटाफट। 3 पॉइंट क्या है, ईपीएस चाहे नील रहे या नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था, दूसरा पॉइंट क्या बोला था बताओ, भूल गया। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या बोला था, तीसरा तो याद है होल्डिंग सब्सिडरी। दूसरा क्या बोला था, हाँ आपको दोनों, हाँ दो टाइप के है ना, तो आपको दोनों ईपीएस दिखाना पड़ेगा, चाहे बेसिक्स हो चाहे डाइल्यूटेड हो। और तीसरा पॉइंट मैंने बोला कि होल्डिंग अपना अलग से दिखाएगा, सब्सिडी अपना अलग से दिखाएगा, और मर्ज करके जो कंसोलिडेटेड बनता है उसका भी अलग से आपको ईपीएस दिखाना पड़ेगा। फटाफट ये 3 पॉइंट लिख लेते हैं। लिखो, देखो एज पर द प्रोविजंस, एज पर द प्रोविजंस presentation of EPS is compulsory irrespective of EPS nil, comma negative and positive। ठीक है, आपको ईपीएस दिखाना ही पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे नील है, आपको सब दिखाना पड़ेगा। मतलब नील मतलब जीरो, आपका ईपीएस जीरो फिर भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव हो तब भी दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव है तब भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, both EPS separately must be disclosed। बोथ ईपीएस मतलब बेसिक्स और डाइल्यूटेड आपको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। तीसरा लिखो,
देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ ईपीएस, presentation of EPS will be made for standalone financial statement and also in consolidated balance sheet, sorry, also in consolidated financial statement, consolidated financial statement, ठीक है, that is each entities, that is each entities so separately is EPS in financial statement, that is each entity show separately his EPS in financial statement. हर एक इंडस्ट्रीज, सॉरी हर एक बिजनेस अपना जो EPS है वो सेपरेटली शो करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, हो गया ना ये एडिशनल पॉइंट। अब हेडिंग डालो बेसिक EPS, सेपरेटली इन फाइनेंशियल, FS मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो बेसिक EPS, अच्छा EPS निकालने का फॉर्मूला तुम लोगों को तो पता है ना, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, बोले तो यही है ना, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो एक काम करते, मैं जो परफॉर्म हम लोग पढ़े थे जस्ट एक बार मैं फॉर्मेट बना दे रहा हूँ कैसे EPS निकाला जाता है, ठीक है। लिखो फॉर्मेट, लिखो बेसिक EPS का, पहले लिखो, मान लो आपको दिया है EBIT, मान लो आपको दिया है क्वेश्चन में, नॉर्मली क्वेश्चन में आपको EBIT दिया रहता है, इसको अपने क्या बोलते हैं, अर्निंग, लिखो यहाँ पे, हाँ, अर्निंग्स बिफोर, सॉरी बिफोर, हाँ, इंटरेस्ट एंड टैक्स, हाँ लिखो ना, इसको अपने क्या बोलते हैं, EBIT, मान लो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से आपने माइनस किया पहले इंटरेस्ट, क्या माइनस किया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर, जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, उन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे जो भी आपने इंटरेस्ट दिया वो माइनस करोगे, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट, हाँ, एग्जाम में पूरा लिखोगे इसलिए पूरा लिख रहा हूँ, अर्निंग बिफोर टैक्स, इसको अपने क्या बोलते हैं, EBT, ठीक है। अब इसमें से क्या माइनस करोगे, टैक्स, क्या आ जाएगा बताइए, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें से क्या माइनस करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड ये माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ऑफिस, नॉर्मली FM में ऑफिस बोलते थे पर यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये ऑफिस ऑफिस ठीक है, लेकिन एग्जाम में सब मत लिखना, पूरा एकदम लिखिएगा, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, ये अपना आ गया। अब मुझे ना सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बोलना है, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में देखो अभी क्या है ना, आज डे 1 था, डे 1 में कुछ बेसिक चीज़ है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, लेकिन जो मेरा डे 2 होगा काफ़ी डिटेल होगा, डे 2 मतलब तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड है, और बिलीव करो ये जो इंड AS 33 है ये CA फाइनल के सिलेबस में है, ठीक है, तो तुमको थोड़ा सा फील आ जाएगा तुम CA फाइनल में है,
कल कल वाला फील आ जाएगा कि तुम लोग सीए फाइनल में है। और कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने 2024 में ही सम्स पूछा है 10 नंबर का, उसके पहले कोई भी बुक उठा के देख लो क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और 2024 में अगर ये कांड नहीं हुआ होता तो शायद मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि जो मुझे पढ़ाना था मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। देखो ना, मैट में सब कुछ पढ़ा चुका। अप टू 2023 मेरा एकदम कंप्लीट है। बिकॉज ऑफ 2024 एग्जामिनेशन हम लोग को डेप्थ में जाना पड़ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको तो क्लास में बोल ही दिया था कि एक बार पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर रिवीजन में पूरा डिटेल करवा देंगे, मैंने बोला था ना क्लास में तुम लोग, ठीक है। तो प्रेफरेंस प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मेरे को ना बस इसके बारे में बोलना है, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट बोलना है। और कल तो मैं अच्छा खासा इसके बारे में एक्सप्लेन तो करूँगा। ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये जो अपना प्रेफरेंस डिविडेंड है, बस खाली सुनना। नॉर्मली ये 2 टाइप होता है, एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इरिडीमेबल। जितने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उनका ट्रीटमेंट अलग है, जितने इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर उनका ट्रीटमेंट क्या है, अलग है। रिडीमेबल नॉर्मली अगर मैं एक वर्ड बोलूँ, वैसे मैं काफ़ी कल डेप्थ में पढ़ाऊंगा, बट अगर मैं एक वर्ड बोलूँ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से अगर कोई भी डिविडेंड आपने दिया है, आपको उसको इग्नोर करके चलना है। क्योंकि एक हमारा इंड एएस 109 है, एक मेरा इंड एएस 109 है। ये क्या बोलता है कि जो प्रेफरेंस शेयर है, ध्यान सुनना, ये इंड एएस 109 क्या बोलता है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो इक्विटी के पार्ट नहीं होते, इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्या कौन बोलता है ये बात, मैं बोल रहा हूँ क्या, कौन बोल रहा है? इंड एएस 109 कि जो मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ये किसके पार्ट नहीं है, इक्विटी के पार्ट नहीं है, ये किसके पार्ट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी के पार्ट है। तो जैसे हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट पीएल से माइनस करके प्रॉफिट निकालते। आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो, आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो बताइए तो। ये आपकी इनकम है, ये आपके सारे खर्चे हैं, ठीक है। इनकम से सारे के सारे खर्चे माइनस करके जो बच जाएगा वो आपके क्या होते हैं, नेट प्रॉफिट होते हैं। तो जब नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी आपने एक्सपेंसेस माइनस कर दिया है, जब आप नेट प्रॉफिट निकाल रहे थे तो आपने ऑलरेडी नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपने ऑलरेडी एक्सपेंसेस क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। तो अगर आपके सम्स में ईबीआईटी दे दे या नॉर्मली नेट प्रॉफिट दे दे, अगर आपके सम से बोले नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सब बोल दे, इसका मतलब जितने एक्सपेंसेस थे, जितने इंटरेस्ट थे, सब ऑलरेडी क्या है, माइनस हो चुके। तो अगर आपके क्वेश्चन में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड अमाउंट दे दे तो आप उसको इग्नोर कर देना, जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट की तरह वो भी क्या है, माइनस हो चुका है। जैसे प्रॉफिट निकालने के लिए आप इंटरेस्ट को माइनस करते हो, ऐसे ही प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग डिविडेंड को क्या कर देंगे, पहले ही माइनस कर देंगे। तो ये सब चीज़ मैं कल पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं जस्ट कल वाला चीज़ का एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ कि 2 टाइप का प्रेफरेंस शेयर होगा, एक रिडीमेबल, एक हो गया इरिडीमेबल, ठीक है। तो उसमें ये कंक्लूजन है एज पर इंड एएस 1 के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं इरिडीमेबल की बात करूँ तो उसमें भी 2 टाइप का हो गया, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। तो जो क्यूमुलेटिव है, जो इरिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, वैसे इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अलाउ ही नहीं है। सेक्शन 55 पढ़ा है तुम लोग कंपनीज एक्ट का, सेम 2 का सिलेबस में था, ठीक है, हाय सिलेबस में था, सेम 2 का सिलेबस में था, ठीक है। तो सेक्शन 55 क्या बोलता है कि इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो लाइफ टाइम आपके कंपनी बने रहेंगे, लाइफ टाइम बने रहेंगे, उनको रिडीम कर ही नहीं सकते आप। तो सेक्शन 55 बोलता है कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अलाउ इन इंडिया में, बट सम्स पूछता है इंडिया के हिसाब से, अलाउ नहीं है पर सम्स पूछता है। सम्स में क्या बोलता है कि जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ये 2 टाइप के होंगे, एक होंगे क्यूमुलेटिव, एक होंगे नॉन क्यूमुलेटिव। जो क्यूमुलेटिव वाले होंगे, ये नॉर्मली क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, जिस साल लॉस हुआ उस साल डिविडेंड मत देना, बट वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ तो नेक्स्ट ईयर वाला भी डिविडेंड देना पड़ेगा, और पिछले साल का जो डिविडेंड आपने नहीं दिया था बिकॉज ऑफ लॉस, तो पिछले साल का डिविडेंड ऐड करके करंट ईयर डिविडेंड के साथ देना पड़ेगा। मतलब आपको नेक्स्ट ईयर दोनों साल का डिविडेंड देना पड़ेगा, पिछले साल का भी और करंट ईयर का। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव। बट जब हम लोग ईपीएस का कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा इंड एएस 33 क्या बोलता है कि जो हमारे इरिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, मैंने क्या बोला, इरिडीमेबल
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है उनका ट्रीटमेंट अक्रूवल बेसिस पे होगा। अक्रूवल का मतलब जस्ट जिस साल आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ डजंट मैटर, डिविडेंड दे दो, क्योंकि आपको डिस्क्लोजर देना है। डिस्क्लोजर का मतलब आपको एक्चुअल फैक्ट बताना अपने शेयर होल्डर के साथ। तो आप जब डिविडेंड माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा भैया कितना ईपीएस निकल रहा है। क्योंकि याद करो, अर्निंग निकालने के लिए अपने प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हैं। देखो, अरे प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालने के लिए किसको माइनस करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को आपको ट्रीट करना अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल का मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो डजंट मैटर, डिविडेंड है तो माइनस कर दो, डिविडेंड है तो माइनस कर दो। लेकिन अगर यहीं पे इररिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट कैश बेसिस करना। कैश बेसिस का मतलब कंपनी ने दिया है डिविडेंड तो माइनस कर दो, नहीं दिया है तो छोड़ दो। समझ में आ रहा तुम लोग को? कहीं घूम घूम रहा है ना माथा से? ठीक है, वेलकम टू सीए फाइनल। सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर दो टाइप का, एक है रिडीमेबल, एक है इररिडीमेबल। तो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, उसको कुछ ट्रीट नहीं करना, उसको लात मार भगा देना, इग्नोर कर देना उसको। लेकिन जो तुम्हारा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अब उसमें दो टाइप का हो गया, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। तो इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को ट्रीट करना अक्रूवल बेसिस पे। समझ गए? इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस को ट्रीट करना है अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल का मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो डजंट मैटर, डिविडेंड देना है तो देना है। समझ गए ना? और आपका इररिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस ये बोलता है कैश बेसिस पे ट्रीटमेंट करेंगे। इसका मतलब कंपनी ने डिविडेंड पे किया है तो माइनस करेंगे, नहीं पे किया कोई बात नहीं, तो इग्नोर करेंगे। मतलब उसका ट्रीटमेंट होगा कैश बेसिस पर। तो टेंशन ना लो, तुमको याद नहीं करना, मैं सब लिखूंगा, लिख करके कॉपी शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना? अच्छा, हाँ नहीं बाबा, सारे नोट्स तो दे रहा है, इसी नोट्स लेकर बवाल चल रहा है। कहाँ तक लिखा है तुम लोग को? अच्छा, मैं सिर्फ बोला था 2 मिनट बोलूंगा ना, ज़्यादा बोल दिया। ये तुम लोग टाइमर लगा लिया अगर, नेक्स्ट टाइम रोक देना, हो गया 2 मिनट, ज़्यादा बकवास मत कीजिए। नेक्स्ट शेडिंग डालो तो, नोट यहाँ पे डालो, नोट यहाँ पे नोट डालो तो। लिखो नंबर 1, अदर कंप्रहेंसिव इनकम। देखो अदर कंप्रहेंसिव इनकम, इसको शॉर्ट में OCI बोलते हैं, अदर कंप्रहेंसिव इनकम इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इज नॉट अ पार्ट ऑफ EPS। लिख लो, समझा दूंगा बोलने का मतलब क्या। नंबर 2, हाँ वाइल लिखो, नोट लिखो, वाइल कैलकुलेटिंग EPS, वाइल कैलकुलेटिंग EPS, ये मैं अपने तरफ से लिखवा रहा हूँ, वाइल कैलकुलेटिंग EPS, years mentioned in the questions, years mentioned in the question must be see carefully। अब बोलोगे सर इसको क्यों लिखवा रहे हो, हर क्वेश्चन को हम लोग केयरफुली देखते हैं? नहीं देखते हैं, नहीं देखता केयरफुली। तुमको बताऊं, आपको 2020-21 का प्रॉफिट दिया रहेगा और आपको निकालना है EPS इसका, और डेटा आपको दिया रहेगा 19-20 का, 18-19 का, तो सारे जो ईयर का खेला रहेगा बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैंने ये नोट डाल दिया कि जब तुम लोग EPS का कैलकुलेशन करेगा ना, तो जितने भी ईयर्स होंगे बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि कुछ ईयर का डेटा यूजफुल है और कुछ ईयर का डेटा बस तुमको घुमाने के लिए दिया है, यूजफुल नहीं है, तुम्हारे सॉल्यूशन में उसका कोई रोल नहीं है, फिर भी दिमाग घुमाने के लिए दे दिया है। इसीलिए मैंने ये डाल दिया कि वाइल कैलकुलेटिंग द EPS जितने भी ईयर्स होंगे उनको बहुत केयरफुली देखना, क्योंकि कुछ ही ईयर्स जो तुम्हारे काम के हैं और कुछ ईयर तुम्हारे काम के नहीं होंगे। ये जब मैं कल सम्स कराऊंगा तुम लोग देखना, 2-4 ठो, मतलब हर सम्स में 2-4 ठो ईयर डाल देगा,
ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। लिखो ईपीएस का फॉर्मूला लिखो, ईपीएस का फॉर्मूला लिखो तो तुम लोग, प्रॉफिट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अरे छोड़ना बाबा, टेलीग्राम में बवाल हो रहा है, क्या हो रहा है तो पढ़ना, चलो का काम ही है यही सब। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। ठीक है, इसी को शॉर्ट में ना वेन्स बोलते हैं अपने लोग, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वेन्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, वेन्स बोलते हैं शॉर्ट में। अब इसका मतलब क्या, बस मेरे को समझाने दो। ये तो तुम समझ गया, इसका कैलकुलेशन देखो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। अब तुमको मेरे को ये समझाना है कि ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर क्या है। ये वर्ड वेटेड क्यों आया, एवरेज क्यों आया, बस इस दो वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं डेप्थ में जाऊंगा। ठीक है, पहले एक नॉर्मल एग्जांपल मान लेते, ये जियो कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी के ओपनिंग डेट में मान लो 1 अप्रैल को जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे, जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर थे, मान लेते वो थे 1000। ठीक है, और 1 जनवरी मतलब मान लेते अगर ये 23 था तो 1 जनवरी 24 हो जाएगा ना। 1 जनवरी 24 को इन्होंने क्या किया, फ्रेश इशू किया किसका, इक्विटी शेयर का फ्रेश इशू किया। उसमें इन्होंने क्या किया, 500 शेयर होल्डर को फिर बुला दिया। ठीक है, तो इनके टोटल शेयर होल्डर कितने हो गए, 1000 पहले से थे, और 1 जनवरी 2024 को इन्होंने 500 शेयर होल्डर और बुला लिए, मतलब 500 शेयर और इन्होंने अलॉट कर दिया। ठीक है, कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने मान लेते जो प्रॉफिट कमाया है 23-24 का एग्जांपल, कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है 23-24 का, सपोज 6 लाख रुपया, कितना कमाया है, 6 लाख रुपया। तो अगर मैं बोलूंगा ईपीएस निकालो तो सिंपली तुम क्या बोलोगे, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 6 लाख रुपया, यही बोलोगे ना, डिवाइडेड बाई क्या बोलोगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर, अगर मैं नंबर ऑफ शेयर की बात करूं, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, 1500। तो जैसे मैं 1500 डिवाइड कर दूंगा तो 6 लाख डिवाइड बाई 1500 कितना आ जाएंगे बताओ, कितना हो जाएगा, 400। तो ईपीएस कितना आ गया, 400, मतलब हर एक शेयर के बदले 400 की कमाई हो रही है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर मतलब हर एक शेयर के बदले 400 की कमाई हो रही है। ठीक है, आप बताओ क्या ये कैलकुलेशन सही है, बोलो, क्यों क्यों कैलकुलेशन सही नहीं है। हाँ, जैसे जब मैं कुछ भी ऑफर निकालता हूँ तुम लोग भड़क जाता है कि 2 दिन पहले एडमिशन लिए तो हमको लॉस हो गया। यही सेम खेला यहाँ पे भी है, कि अच्छा सुनो ना, यही सेम खेला यहाँ पे भी क्या है कि ओपनिंग में कितने शेयर थे, 1000। तो ये जो जैसे ही मैंने 6 लाख को डिवाइड किया 1500 से, आया 400, इसका मतलब हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितना कितना ईपीएस मिलेगा, 400 के हिसाब से मिलेगा। तो जितने पुराने वाले इक्विटी शेयर होल्डर वो तो भड़क जाएंगे, वो बोलेंगे भाई मेरा जो पैसा था पूरे साल भर था, देखा जाए इन्होंने 1 अप्रैल को ही इन्वेस्टमेंट किया था, अगर ये ओपनिंग है इसका मतलब इनका पैसा पूरे साल भर था। तो कंपनी ने ये जो 6 लाख रुपए कमाई है, क्या इसमें इनका इन्वेस्टमेंट था कि भयंकर लेवल का इन्वेस्टमेंट था। तो ये बोलेंगे कि मैंने तो पूरे साल भर इन्वेस्टमेंट किया, ये भाई साहब मुंह उठा करके आए ओनली 3 महीने का
तो इनका 3 महीने का इन्वेस्टमेंट, मेरे पूरा साल भर का इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट बराबर बराबर। मतलब सोचो, इन्होंने पूरे साल भर का इन्वेस्टमेंट किया और इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 मंथ का इन्वेस्टमेंट है। और अगर मैं डिवाइडेड बाई 1500 कर दूंगा तो पूरे साल, तो जो भी 400 आया ये तो सबको बराबर बराबर मिलेगा। तो इनको भी 400 के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। अरे एग्जाम्पल है ना, इनको भी तो 400 के हिसाब से ईपीएस निकल रहा है और इनका भी क्या है, 400 के हिसाब से ईपीएस निकल रहा है। तो ये जो जितने भी ये शेयर होल्डर है ना, ये भड़क जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, भड़क जाएंगे। दैट इज वाई अगर भैया आपने साल भर का इन्वेस्टमेंट किया तो आपका वेट क्या रहेगा, ज्यादा। अगर आपने साल भर का इन्वेस्टमेंट किया तो आपका वेट क्या रहेगा, मतलब प्रॉफिट में आपका वेट क्या रहेगा, ज्यादा। और आपने कम दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रॉफिट में आपका वेट क्या रहेगा, कम। दोनों का एवरेज, इसलिए नाम यहां पे क्या पड़ गया, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। वेटेड का मतलब क्या, जो जितना लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करेगा कंपनी में, प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा लेगा। और जो जितने कम दिनों तक या कम मंथ तक इन्वेस्टमेंट किया है, उसका ईपीएस में कम हिस्सा लगेगा। फेयर इनफ, फेयर है ना भाई। जो लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट किया वो ईपीएस में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, जो कम समय तक इन्वेस्टमेंट किया वो पार्टिसिपेट कम करेगा। दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग निकालते। क्लियर हुआ, ये वेटेड वर्ड कहां से आया, हाँ ठीक है, ओके। तो एक बार मैं एक सम्स करा दूं, अब एक सम्स कराऊंगा तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा, ठीक है। चलो एक सम्स लिखो तुम लोग, एक सम्स लिखो साथ में। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, चलो क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, पहले एक छोटा सम्स, उसके बाद एक बड़ा सम्स। बड़ा आप लोग करेंगे, एग्जाम आप लोग को देना, छोटा मैं करूंगा, ठीक है। देखो अर्निंग, हाँ क्या बोल रहा है, देखो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 10 लाख रुपया। क्वेश्चन लिखना, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 10 लाख रुपया। नंबर ऑफ शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2018 60,000 रुपया। फ्रेश इशू, फ्रेश इशू ऑन फर्स्ट फ्रेश इशू ऑन 1 नवंबर 2018 20,000 रुपया। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, वेंस। हाँ नंबर ऑफ शेयर, फ्रेश, आपको क्या कैलकुलेट करना, वेंस कैलकुलेट करना, ठीक है। ओ अच्छा, छोड़ दे नीरज, लीव कर, वो सब पे ध्यान मत दे भाई। ठीक है, अच्छा अब ना लिखो कंप्यूटेशन ऑफ वेंस। अच्छा एग्जाम में तुम लोग वेंस लिखेगा क्या, पूरा लिखेगा, हाँ पूरा लिखेगा, हाँ। देखो डेट लिखो, पर्टिकुलर लिखो, वेट लिखो, यहाँ लिखो वेंस, वेटेड वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। एक बार फॉर्मेट देख लो, नेक्स्ट टाइम फॉर्मेट नहीं लिखेंगे, जस्ट नॉर्मली करेंगे, ठीक है। हाँ फॉर्मेट ये, डेट है, पर्टिकुलर है, वेट है, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो पहला डेट क्या है, 1 अप्रैल 18। हाँ वेटेड नंबर ऑफ, अच्छा ये ईडी लगा दो ना, वेटेड रहेगा, वेटेड नंबर ऑफ रहेगा। देखो पहला ओपनिंग, ओपनिंग ओपनिंग में कितने शेयर्स थे, 60,000, 60,000। तो इनका वेट क्या रहेगा, 1, इनका वेट रहेगा 1। सर बोलेंगे कैसे 1, सुनो, देखो हम लोग मान के चलते हैं मंथली वाइज, 12 मंथ, 12 मंथ में एक साल होता है।
तो इन्होंने 12 मंथ के लिए पैसा लगाया था, तो 1 कैसे हुआ, 12 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो सॉल्यूशन तुम लोग ऐसे दिखा देना, 1 कैसे आया, 12 मंथ के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और डिवाइडेड बाई 12 तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो ओपनिंग होता है उसका जो इन्वेस्टमेंट उसका जो वेट होता है वो 1 होता है, मतलब क्योंकि वो पूरे साल भर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेश इशू। फ्रेश इशू कब हुआ था, 1/11/18। क्या लिखोगे, फ्रेश इशू, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब इनका वेट अपने को चेक करना है, इनका वेट कितना है। अब अगर मैं इनका वेट चेक करूं तो ये इन्होंने कितने मंथ के लिए पैसा लगाया, नवंबर से लेकर 31 मार्च, देखो कितना हो रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ। ठीक है, तो अगर इनको वेट निकालना है तो 5 डिवाइडेड बाई 12 कर दो, कितना आ रहा है इनका वेट, 5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है, 0.41। तो 42 कर दे ना, अरे 1 के बाद 6 है तो 42 कर दे रहे हैं, 0.42। ठीक है, और कितना इन्होंने शेयर लगाया है, 20,000। तो 20,000 इंटू 20,000 इंटू 0.42 कितना हो जाएगा, 8,400। यही आ रहा ना, ये 8,400 कैसे आया, 20,000 इंटू 4.2। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए बताइए तो, 68,400। ये हो गया वेटेड, ये हो गया वेंस, ये हमारा हो गया वेंस। अब अगर तुम ऐसे नॉर्मली देखोगे तो यहाँ पे कितने शेयर आ रहे थे, 80,000, और अगर 80,000 से डिवाइड कर देते तो ये लोग भड़क जाते ना, इसलिए अपने क्या निकाल दिया, वेट, कि भैया आप शुरू से है तो आपका वेट क्या रहेगा, ज्यादा, ये लोग नए नए आए, इनका वेट क्या रहेगा, कम, और इसके हिसाब से हम लोग क्या निकालिए, वेटेड नंबर ऑफ शेयर निकाल। अब जो भी प्रॉफिट आया उसको डिवाइड कर देंगे, देखो ईपीएस, हाँ, अब जो भी प्रॉफिट आया डिवाइड कर देंगे 68,400 से, तो अपने क्या निकल जाएगा, ईपीएस निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका एक अल्टरनेट वे क्या है, देखो इसका एक अल्टरनेट वे क्या है, दोनों फॉलो होता है नॉर्मली। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं, जैसे सीए इंस्टीट्यूट बोलता है कि हम इसको कमी भाव देंगे, इसको ज़्यादा भाव देंगे, सब चलता है, कोई दिक्कत वाला। अल्टरनेट, अभी तुम लोग बीकॉम में, इतना सीए नहीं पहुंचा, बीकॉम में सब चलेगा। बीकॉम में कोशिश करना ये, क्योंकि इसमें अपने को मार्क्स उठाना है ना, ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो ये वाला फॉलो करना। ठीक है, अल्टरनेट वाला देखो क्या है, अल्टरनेट वाला क्या है, देखो देखो मैं इसको बताऊं, अल्टरनेट वाला क्या है, ये है 1 अप्रैल 18, और ये क्या है 31 मार्च 19। 1 अप्रैल 18 में कितना शेयर थे, बोलो ना, 1 अप्रैल 18 में कितना शेयर थे, 60,000। अच्छा यहाँ पे 60,000 कैसे आया था, 60,000 इंटू 1, तभी तो आएगा ना 60,000। ठीक है, 1 अप्रैल 18 में थे 60,000 रुपया, 60,000 के शेयर। फ्रेश इशू कब हुआ, फ्रेश इशू कब हुआ, 1/11/2018। तो देखा जाए ये जो 60,000 शेयर था यहां से लेकर के यहां तक, यहां तक तो 60 था ही, प्लस इस दिन तक, इस दिन तक तो 60,000 था ही, प्लस कितना और एक्स्ट्रा आ गया, 20,000 एक्स्ट्रा आ गया। तो अब देखना यहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक आपके जो टोटल शेयर है वो कितने हो गए, 80 हो गए ना, मतलब अप टू अक्टूबर, क्योंकि 1 नवंबर से तो फ्रेश इशू हुआ था, अप टू 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक कंपनी में शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे 60,000, लेकिन 1 अक्टूबर को 20,000 नए आ गए। तो फर्स्ट नवंबर से लेकर के एंड तक अब टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हो गए, 80। अब इसी का कैलकुलेशन निकालते हैं, अब कैसे निकालेंगे, 60,000 ये कितने मंथ तक था, यहां से काउंट करो, ये कितने मंथ तक था, 7 मंथ तक था, तो इंटू कर दो 7/12, प्लस ये कितने मंथ के लिए था, 5, तो 80,000 इंटू कर दो 5/12, 60,000 इंटू 7/12 कितना आ रहा है, 35,000, प्लस
80,000 इंटू 5/12 कर दो, 33,033, यही आ रहा ना। अच्छा, यहाँ पे याद अपने पॉइंट, यहाँ पे याद पॉइंट अपने इग्नोर किए थे, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ऐड करो तो 35,000 प्लस 33,000, 68,333, और यहाँ पे कितना आया था 68,400। रीजन क्या था, यहाँ पे था 4.1 ऐसे से था, तो हम लोग इसको क्या कर दिए 4.2 कर दिए थे, इसलिए डिफरेंस आ रहा है, वरना आंसर दोनों क्या है सेम ही है। हाँ हाँ, 20,000 पे 60,000 पूरा कर दिया। अच्छा, 20,000 इंटू 5/12 प्लस 60,000, तो तुम क्या चाहता, पूरा चेंज कर देगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ, लास्ट टाइम ना, हाँ लेकिन जो सी ए इंस्टीट्यूट है बोलता हमारे हिसाब से ऐसे होगा। अरे जो सी ए इंस्टीट्यूट है वो बोलता मेरे हिसाब से ऐसे होगा। अरे क्लियर हुआ ना ये चीज़। तो आपको सिंपली ऐसे करना था, ये कितने दिनों तक का है 60,000, तो ये 60,000, 60,000 था 7 महीने के लिए, तो 60,000 डिवाइड बाई 7/12 प्लस ये कितने दिनों के लिए था 80, यही ना। 80,000 कितने दिनों के लिए था 5, तो 5/12 जो भी आएगा ये अमाउंट है। ठीक है, ये अल्टरनेट तरीका। चलो एक बड़ा सम से तुम लोग करेगा, एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ भाई जल्दी करो। नहीं, गलत गलत। गलत लोग को याद नहीं करते। देखो सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर। अबे सीरियल नंबर लिखा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर 1 लाख। ठीक है, आप लोग को करना है, ठीक है ये वाला चीज सम। हाँ ये इजी सम्स है। 15/6/18, ये हो गया इशू ऑफ शेयर, कितना है 25,000। तीसरा हो गया 1/9/18, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ऐसे मैंने कन्वर्जन तो मैं कल पढ़ाऊंगा पर इजी था, दे दिया। प्रेफरेंस शेयर कितना कन्वर्जन, अच्छा कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब जो प्रेफरेंस शेयर था अब वो क्या बन चुका है इक्विटी। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस का मतलब जो मेरा प्रेफरेंस शेयर था अब वो इक्विटी बन चुका है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी कब बना 1/9/18 को बना, तो अब वो इक्विटी हो गया 1 सितंबर 18 से, अब वो इक्विटी हो गया जो कि 30,000 है। 4 नंबर 1/12/18, देखो बाई बैक। अरे आप लोग अपना लेवल पहचानिए। 15,000 निगेटिव है, 15,000 क्या है निगेटिव। अरे बाई बैक में क्या होता है शेयर्स वापस आ जाता है ना, तो शेयर्स शेयर होल्डिंग कम हो जाती है। और लिखो यहाँ पे क्लोजिंग, क्लोजिंग, तो क्लोजिंग का डेट क्या होगा, डेट डेट 31/3/2019, ये था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शेयर 1,40,000, 1,40,000। कैलकुलेट क्या करना है बेंस,
कैलकुलेट वेंस करना। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, फिर आप कोशिश करो सॉल्व करने का। ठीक है। हाँ हाँ, मुझे पता है मुझे करना है, लेकिन कोशिश करो, वो मैं प्री डिसाइडेड हूँ। ठीक, हिंट तो सुन लो एक बार। अच्छा, इन्होंने 1 अप्रैल से इन्वेस्टमेंट किया है, तो इनका वेट क्या होगा? 1। ठीक है। इन्होंने कब इन्वेस्टमेंट किया है? 15/6, तो वो 0.5 मंथ हो गया ना। और फिर देखा जाए जुलाई, अरे 15 से लेकर के 30 जून तक तो 0.5 मंथ हो गया। फिर जुलाई से लेकर काउंट करो कितना हो गया? अरे 9 मंथ हो गए ना। तो जुलाई से लेकर के तुम्हारा 31 मार्च 9 मंथ, और 0.5 इधर, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 9.5 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ जाएगा? 0.79, यही ना? ओके। फिर इनका वेट देखो, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये पहले प्रेफरेंस थे, लेकिन अब इस दिन से ये इक्विटी हो चुके हैं। याद है ना, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब इस डेट के पहले पहले ये प्रेफरेंस शेयर थे, इस दिन से अब ये इक्विटी शेयर होल्डर है। तो इनका वेट चेक करो, 1 सितंबर से लेकर के 31 मार्च, कितना दिन हुआ? एक, ना ना, 1 सितंबर, सितंबर से काउंट करो ना, 31 मार्च, 6 महीना हो रहा है। तो 6 बाई, लिखो ना, 6 बाई 7 हो रहा है, 7/12 कर दो, कितना हो रहा है? 0.58। ठीक है, तू एक्सपेक्ट कर रहा था ना, देख ये देख लो, 1/12/18, 1/12/18, इसका क्या है? बाई बैक, नहीं तेरा तो प्रेजेंट हमको पता है इसका क्या है? बाई बैक ऑफ शेयर है, तो इसका काउंट करो कितना मंथ हो गया? 4 मंथ। तो 4/12 कर दो, 0.33। और इसका तो छोड़, इसका तो ऑलरेडी है। एक बार मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, बाकी आप सब समझ लेंगे। फॉर्मूला लिखो, नहीं पूरा नहीं करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर्स, फिर लिखोगे वेट, फिर लिखोगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, वेटेड नंबर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। 1/4/18 ओपनिंग, ओपनिंग में कितना था नंबर ऑफ शेयर? 1 लाख। इसका वेट क्या होगा? 1 होगा ना। अरे ओपनिंग का वेट क्या होगा? 1। तो इंटू कर दो, कितना आ जाएगा? इससे इससे और इससे इंटू करो, कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। फिर देखो सेकेंड डेट क्या था इसका? 15/6, लिखो 15/6/18, फ्रेश इशू है। देखो फ्रेश इशू कितने का किया? 25,000, 25,000 ना। हाँ, इसका वेट निकालते हैं ना, कितना मंथ हुआ था? 9.5 मंथ। तो 9.5 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ जाएगा? 0.79। तो 25,000 इंटू 0.79 कर दो, 1975। ठीक है, उसके बाद 0.79, उसके बाद 1/9/18, 1/9/18, ये कन्वर्जन था ना। देखो कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी। हाँ 9 पॉइंट बता रहे, अच्छा अच्छा बता रहे। देखिए ये है 15 जून 18, तो 15 जून 18 से लेकर के 31 मार्च 19 काउंट करिए, देखिए 9.5 मंथ आ रहा है। समझ गए? हाँ, तो कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी कितना था कन्वर्जन? 30,000, और 7 महीना था। कोई बात नहीं, 30,000। अच्छा इसका वो निकालो, क्या नाम है, तो 7 मंथ हो रहा है ना, सितंबर से लेकर के 12,
0.58 इंटू कर दो 30,000 इंटू 0.58 कितना आ रहा? 17,400। ठीक। अच्छा बाईबैक में तो शेयर कम हो जाते हैं ना, तो बाईबैक में माइनस करोगे। कब बाईबैक हुआ था? 1/12/18, 1/12/18 बाईबैक ऑफ शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर कितने थे बाईबैक? 15,000। यहाँ पे नेगेटिव लिखोगे 15,000। अब इसका वेट निकालो। कैसे निकाला तुम लोग? हाँ वही मेथड लगाया, समझदार है तुम लोग। ठीक है 12 4/4 मंथ हुआ ना, 4/12 कितना आया था? 0.33 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 4950, तो नेगेटिव रहेगा। एक बार 5,000 आ रहा है। अच्छा वो 333 करने के बाद 5,000 आ रहा है। अच्छा ठीक है, जो आएगा सही है। अगर 5,000 लिखा है ना बाबू, तो पूरा लिखना पड़ेगा, 333 पूरा कॉपी भर देना यहाँ तक। अब एक बार इसको ऐड करके ये वाला माइनस करो, इन सबको ऐड करके ये वाला माइनस करो। 200 आ रहा है। 1,32,200, 200। कुछ दिक्कत तेरे को? तो अब यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पे काउंट करो। 1,40,000 आ रहा है क्या? आ रहा है। क्लोजिंग बैलेंस भी कितना था देखो ना, क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 1,40,000। तो पूरा सम्स शेयर कर देंगे ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं। अरे शेयर कर देंगे, क्यों स्टोरेज भर रहे हो? ये हो गया ना, वेंस निकालना आ गया। तो एक चीज देखो तुम लोग को, मैंने ये भी ये जो फॉर्मूला था कहाँ कहाँ गया? ईपीएस का फॉर्मूला कहाँ लिखे थे मैंने? ईपीएस का यहाँ पे, ये सिखा दिया, ये भी सिखा दिया। क्या मैंने पूरा सिखा दिया? नहीं, बेसिक सिखाया। ठीक है, कल कल जाके कंप्लीट हो जाएगा, आज अभी बेसिक सीखे हो। अब लिखो पार्टली पेड अप शेयर, हेडिंग डालो। पार्टली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप शेयर। पहले मैं एग्जांपल, फिर इसका सम्स कराऊंगा। पहले मैं एग्जांपल, क्या हुआ धावनी? ठीक है, पार्टली पेड अप शेयर। सुनो ना, यहाँ नंबर ऑफ शेयर, अरे सुनो ना, ये नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर एग्जांपल अभी लिखो मत। एग्जांपल अच्छा लिख ले बाबा, तू लोग मानेगा नहीं। लिख ले भाई, लिख ले। नंबर ऑफ शेयर लिखो, नंबर ऑफ शेयर। ये है फेस वैल्यू, ये है फेस वैल्यू, या ये है पेड अप वैल्यू। ये क्या है? पेड अप वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर मान लेते थे 1000, ये है 1000। इसका फेस वैल्यू 10, इसका पेड अप भी कितना है? 10। एक नया इशू किया था, मान लो फ्रेश इशूज है। ठीक है, ये मान लेते 500 है। फेस वैल्यू था 10, फेस वैल्यू कितना था? 10, लेकिन पेड अप कितना है? 5। याद है ना, कॉल इन एरियर पढ़ा था ना? अरे तुम लोग इशू ऑफ शेयर बोल के चैप्टर पढ़ा होगा, कि कंपनी कॉल्ड करती है, बहुत लोग पैसा नहीं देते, या कंपनी बोलती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट जमा कर दो, बाद में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करेंगे, दे देना। तो पार्टली पेड मतलब क्या? कुछ पेमेंट हो चुका है और कुछ पेमेंट बाकी है। अब अगर इस केस में, इस केस में अगर वेंस अपने को निकालना रहे, तो कैसे निकलेगा? ध्यान रखना। ये है 1,000, ये 1,000 शेयर है। इन्होंने 10 रुपया जो फेस वैल्यू था, तो 10 में कितना दिया है? 10। अरे बोलो ना, ये 1,000 वाले 10 में कितना दिए हैं? 10 पेमेंट दिए हैं। तो 10 में 10 पेमेंट दिया है। कितने मंथ के लिए? मान लेते हैं यहाँ पे डेट लिख लेता हूँ, ये ओपनिंग में था, ये ओपनिंग था, तो 12/12 कर देंगे ना, तो 12/12 कर देंगे, तो अमाउंट कितना आ जाएगा बताओ? 1,000।
कितना आ जाएगा 1000। ये मान लेते हैं नवंबर में आया है, 1 नवंबर को आया है, तो 1 नवंबर से 31 मार्च देख लो। मान लो 1 नवंबर 23 था, तो 1 नवंबर 23 से लेकर 31 मार्च 24 कितना मंथ होगा, 5 मंथ होगा। अब इसका देख लेते हैं, ये है 500 शेयर इंटू, इन्होंने 10 में कितना पैसा दिया है, 5 दिया है, तो 5/10 कितने मंथ के लिए दिया है, 5 मंथ के लिए दिया, तो 5/12। अब सॉल्व करो कितना आ रहा है, 10 104.17। अच्छा अब ऐड कर दो, 1004 करो ना, ये सो हटा दो, 1004 करो, कितना हो जाएगा 11,400। तो ऐसे हम लोग पार्टली पेड अप करेंगे। जो पेमेंट दिया है, जो पेमेंट दिया है, मतलब जितना पेमेंट था, देखो ये 10 था, 10 में 10 दिया है, तो 10/10 इंटू जितने मंथ के लिए, इन्होंने 10 में 5 दिया है, कितने मंथ के लिए, 5/12। ऐसे करके पार्टली पेड अप का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अरे इसको अगर नहीं लिखा तब भी समझ गया ना अच्छे से। अब एक सम्स कराते हैं, आओ एक सम्स करा रहा हूँ पार्टली पेड अप का। अच्छा कुछ लिखवाना भी है क्या पार्टली पेड अप में, ठीक है पहले सम्स कर लो, बाद में लिखवा देते हैं पार्टली। हाँ बोलिए। हाँ ऊपर में तो फुल्ली पेड अप था, तो फुल्ली पेड अप था तो उसके हिसाब से निकलेगा ना ईपीएस, जो पार्टली पेड अप तो उसके हिसाब से ईपीएस निकलेगा। समझ गए, ऊपर वाले सम्स में सब फुल्ली पेड अप दिया था, और इन्होंने देखो ना, इन्होंने पेमेंट कम किया था, सॉरी इन्होंने पेमेंट कम किया था, कम दिनों के लिए था, तो देखो इनका वैल्यू भी कम आ रहा है। 500 में देखा जाए 104 ही होंगे ये। आओ एक सम्स करो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। ये वाला एग्जाम्पल करोगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, बस ये वाला एग्जाम्पल कर लो। एक्स लिमिटेड हैड 3,000 fully fully paid up ordinary share, fully paid up ordinary share fully paid up ordinary share of rupees 10 each, 10 each outstanding as on 1/1/2019, on 31st October 2019, 31st October 2019 it issued 1200 ordinary 1200 ordinary share of 10 each of rupees 5 paid, of rupees 5 paid, calculate pence। आप लोग कैलकुलेट करेंगे क्या इसको, आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे क्या।
हो गया? सॉल्व हो गया? अगर मुझे वेंस निकालना है तो सिंपली मैं शॉर्ट में ही निकाल देता हूँ। देखो 3000 थे, 3000, इनका क्या फुल्ली पेडअप था ना, तो 10 में इन्होंने क्या दिया था, 10 दिया था। कितने मंथ के लिए? 12 मंथ के लिए दिया था। तो कितना आ जाएगा? 3000, है ना। नेक्स्ट देखो, इस ये वाला देखो, 31st कितना है, 31st 10/19, है ना। यहाँ पर 1/1/19, इस डेट पे कितना इशू किया था इन्होंने? कितना? 1200 ना। अच्छा, कितना पेमेंट किया? 10 में 5 पेमेंट किया, तो 5 बाई क्या होगा, 10। अच्छा, कितने मंथ के लिए? कितने मंथ के लिए? अरे ये कैलेंडर ईयर है। हाँ कैलेंडर ईयर है, तो मतलब आपका देखा जाए कितने मंथ के लो। अच्छा, कुछ गड़बड़ लिख गया क्या? रुको 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 रुको। इट इशूड 12 शॉर्टनी शेयर और 10 इशू फोटो। अच्छा रुको, डेट देखता हूँ। यही तो लिखा हुआ है। अरे क्या डेट गड़बड़ है? ऑन 31st अक्टूबर, यही तो लिखा हुआ है ना। 31st अक्टूबर 19 इट इशूड। अच्छा मैं गड़बड़ लिख दिया हूँ। ठीक है लिखो, सॉरी सॉरी। लिखो लिखो, ऑन 31st, अच्छा ध्यान नहीं दिया, ऑन 31st 10/19 कितना इशू किया था, 1200। 1200 5/10। अच्छा कितने मंथ के लिए इशू किया था, 2 मंथ के लिए, तो 2 बाई क्या कर देंगे, 12, कितना आ जाएगा, 100 कर ले, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3100 शेयर हो जाएगा, 3100। क्या दो क्यों आया? अरे अक्टूबर के एंड में किया था ना, तो नवंबर दिसंबर एंड में किया था, बिगिनिंग में नहीं किया था। चलो नेक्स्ट लिखो, बोनस इश्यू। नेक्स्ट लिखो बोनस। हम्म। हाँ कैलेंडर ईयर लिया यहाँ पे, कैलेंडर ईयर है। अच्छा, बोनस का बारे में देखो, बोनस वाला सुन लो ध्यान से। बोनस इशू, अभी तक हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, पार्टली। उसके बाद क्या सीखे यहाँ पे, पार्टली के पहले क्या था, ये कन्वर्जन सीख चुके हैं ना, कन्वर्जन सीख चुके हैं, बाई बैक सीख चुके हैं, और पार्टली हो गया। अब बोनस देख लो। कल कल से हम लोग जो सीखेंगे वो राइट इशू सीखेंगे, डिबेंचर वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ऑप्शन वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो कल का जो कॉन्सेप्ट रहेगा आज से, आज के कंपेयर में ज़्यादा ही रहेगा। मतलब आज अगर 40% है तो कल 60% होगा, ये रेशियो समझ लो, ठीक है। आज पहला दिन था, शायद तुम लोगों को आइडिया नहीं था, इसलिए ज़्यादा डोज ठीक नहीं है। तो बोनस इशू वाला देख लो कॉन्सेप्ट। सुनो सुनो, बोनस, ये मैं डायग्राम से तुमको समझा रहा हूँ, बोनस इशू का डायग्राम समझा रहा हूँ। ये मान लेते 1 अप्रैल 2023 है, और ये 31 मार्च 2024 है, ठीक है। तो ओपनिंग, सुनो ना, मान लेते ये ओपनिंग है, ओपनिंग रिजर्व एंड सरप्लस था। सुनो ना, मान लेते ओपनिंग रिजर्व एंड सरप्लस था 5 लाख रुपया। ओपनिंग रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 5 लाख रुपया।
ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, ओपनिंग रिजर्व सरप्लस था 5 लाख रुपया। क्या कंपनी ने क्या किया, इस दिन एक बोनस इशू किया। ठीक है। अच्छा रिजर्व मतलब ओपनिंग शेयर कर दो, रिजर्व काट दो तो ओपनिंग शेयर कर दो। हाँ ओपनिंग शेयर कर दो। ओपनिंग शेयर मान लो 5 लाख है। ओपनिंग शेयर कितना है, 5 लाख, मतलब 5 लाख शेयर्स है। 5 लाख शेयर्स है ये, 5 लाख शेयर्स है। ठीक है। अब बोनस इशू मान लेते कंपनी ने बोनस इशू किया है यहाँ पे 20,000, सॉरी रेशियो बता दे रहा हूँ। बोनस इशू किया मान लेते 2:1 का बोनस इशू किया, मतलब जिसके पास 2 है, जिसके पास 2 है उसको 1 मिलेगा। ठीक है। बोनस इशू के पहले देखना, मैं 2 डेट बताऊंगा, एक पहले और एक आफ्टर। पहले मैं बिफोर, बोनस इशू के बिफोर, और उसके बाद आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहले बिफोर फिर आफ्टर वाला। ये है इशू के पहले, ये कौन सा डेट है, इशू के पहले। मान लेते इस डेट को, इस डेट को इन्होंने फ्रेश इशू किया था, फ्रेश इशू किया था। मान लेते इन्होंने फ्रेश इशू किया था 1 लाख का, 1 लाख शेयर का फ्रेश इशू किया था। ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया सपोज कि ओपनिंग में शेयर है 5 लाख, फिर उन्होंने फ्रेश इशू किया। ये डेट मैं दोनों का डेट लिख दे रहा हूँ। ये वाला डेट तुम्हारा 1 जुलाई 2023 और ये वाला है 1 अगस्त 2023। ठीक है, मैं डेट भी लिख दिया। अब यही सेम क्वेश्चन बना दिया, जो मैंने डायग्राम बनाया है यही टाइमलाइन डायग्राम से स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया कि इस डेट पर इतने शेयर्स थे और 1/7/2023 को कंपनी ने फ्रेश इशू किया 1 लाख शेयर का, और 1 अगस्त 2023 को बोनस इशू किया गया है 2:1 का। और आपको बोलेगा कैलकुलेट वेन्स, क्या बोलेगा, कैलकुलेट वेन्स, वेटेड नंबर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, ध्यान सुनना। अगर 2:1 की बात करें, अगर मैं 2:1 की बात करूं तो अप टू बोनस, जिस दिन बोनस इशू किया गया था उस दिन तक कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 5 लाख तो ओपनिंग में था, 1 लाख नया आया, तो इस दिन टोटल शेयर कितने थे, 6 लाख। और 6 लाख को अगर 2:1 में कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। क्योंकि 2:1 का मतलब क्या है, जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 मिलेगा, तो जिसके पास 20 है उसको क्या मिलेगा, 10। जिसके पास 200 है उसको कितना मिलेगा, 100। और जिसके पास 2000 उसको क्या मिलेगा, 1000। तो जिसके पास 6 लाख उसको कितना मिलेगा, 3 लाख। यही तो रूल हुआ। या तुम लोग ऐसे भी कर सकता है, 6 लाख है ना, याद है ना, एग्जिस्टिंग डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इनटू इनटू न्यू। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 लाख डिवाइडेड, ये 6 लाख मेरा एग्जिस्टिंग है तो डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग 2:1, मतलब जिसके पास 2 है उसको क्या मिलेगा, 1। तो एग्जिस्टिंग डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या कर दीजिएगा 1, तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। अगर मैं 3 लाख ये शेयर निकाल देता हूं, आप बताओ ये कैलकुलेशन क्या सही है, बोलो। अगर इस 3 लाख के हिसाब से, ठीक है, अगर ये 3 लाख हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर दिया, क्या ये सही है, ये सही है, नहीं सही, क्यों, बोलो, क्या इसमें गड़बड़ क्या है। हाँ एक्चुअल में प्रॉब्लम पता क्या, प्रॉब्लम वेट का आ जाएगा। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन बराबर है कि 2:1 का मतलब 3 लाख ही बोनस इशू हुआ है। कंपनी बोनस इशू कर रही है इस दिन, इसका मतलब इस दिन जितने भी शेयर होल्डर हैं, जितने भी शेयर होल्डर उनको 2:1 के हिसाब से बोनस मिलेगा। तो मेरे कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, बोनस तो 3 लाख का ही इशू होगा। लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगा कैलकुलेशन में। क्या कैलकुलेशन में आ जाएगा, सुनो। ये जो ये जो शेयर होल्डर है, ये जो शेयर होल्डर है ये तो स्टार्टिंग से है, ये क्या है, स्टार्टिंग से है। और ये वाले शेयर होल्डर है, ये क्या है, ये वाला मतलब नए वाले शेयर होल्डर है। तो इनका जो वेट होगा वो 1 होगा, इनका जो वेट होगा क्या होगा, 1 होगा। और इनका वेट क्या होगा, कम होगा, 1 से कम होगा। तो कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाएगा। आया बात समझ रहे,
अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, मान लो सेम क्वेश्चन रहता और यहाँ पे एक डेट बोल रहा है कि फ्रेश इशू हुआ है, मतलब अनदर फ्रेश इशू, मतलब अनदर फ्रेश इशू हुआ इस डेट को, क्या इनको बोनस मिलेगा? नहीं। बोनस हमेशा मिलता है कि जिस दिन बोनस मिला वहां तक कितना शेयर था उनको ही बोनस मिलेगा। मतलब इस दिन तक कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 6 लाख, तो 6 लाख को ही मिलेगा। सपोज क्वेश्चन में घुमाने के लिए बोल दिया कि यहां पर भी इक्विटी शेयर होल्डर को इशू किया गया है, तो क्या आप बोनस इनको भी काउंट करोगे? नहीं काउंट करोगे, क्योंकि अप टू द बोनस देखा जाता है। बोनस बोनस जिस दिन दिया उस दिन तक कितने शेयर है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं एक सम्स कराऊं, यहीं पे सम्स कराऊंगा तो मैटर और क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ ना, अब सम्स करा रहा हूं तो मैटर और क्लियर हो जाएगा। चलो एक सम्स लिखो, एग्जाम्पल कितना है इसका, एग्जाम्पल 1, इसका एग्जाम्पल 1, एक सम्स करो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्स लिमिटेड हैड 3 लाख, और अच्छा बोनस में ना एक, बोनस में कॉन्सेप्ट रहता है रीस्टेटेड। हेलो सुन लो, बोनस में कॉन्सेप्ट होता है रीस्टेटेड। अब वो रीस्टेटेड क्या होता है समझा रहा हूँ, मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट भी दे दूंगा और सोल्यूशन भी दे दूंगा, मतलब ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, एक्स लिमिटेड हैड 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर, 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 19, ऑन 1/11/19 it issued two ordinary bonus for each share 1/11/2019 it issued two ordinary bonus share for each share outstanding on 31st 12/19. Profit for the year 2018-19, प्रॉफिट फॉर द, क्या लिखा है, क्या बोल रहा, क्या चीज 31st, बता रहा हूँ लिखा रहा हूँ। On 1st November 2019 it issued two ordinary bonus share for each share outstanding on 31st 10/19, मतलब इसके ठीक एक दिन पहले अगर 1 नवंबर 19 को बोनस इश्यू हो रहा है, इसके एक दिन पहले क्या होगा, 30/10/19 होगा ना। तो इस दिन तक जितने शेयर हैं उनको ही तो बोनस मिलेगा, इसके बाद वाले दिन वाले शेयर होल्डर को बोनस तो नहीं मिलेगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 18-19, ठीक है, मतलब करेंट ईयर प्रॉफिट दिया हुआ एंड, सॉरी प्रीवियस ईयर दिया था 18-19 प्लस 19-20 वेयर ₹24 लाख एंड 27 लाख respectively. Calculate EPS for 2018-19 and 19-20 for the purpose of reporting for the year, for the purpose of reporting for the year ended 31st March 2020,
31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। यहाँ पे बेसिक देना, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर 1819 एंड 1920। बोनस से रिलेटेड, अच्छा कल हम लोग जब सम्स करेंगे तो उसमें सब रहेगा, बोनस से रिलेटेड भी सम्स रहेगा, राइट इशू भी रहेगा, पार्टली पेड अप भी रहेगा। ठीक है, अभी ये जो सम्स है एक बार सम्स पढ़ो। एक्स लिमिटेड हैड, कितना शेयर था इनके पास, 3 लाख शेयर। कब था, ओपनिंग में था। और 1 नवंबर 2019 को इन्होंने इशू किया है 2 ऑर्डिनरी बोनस शेयर फॉर ईच शेयर, मतलब 2:1। जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 बोनस शेयर मिलेगा। कब, कब मिलेगा, जब तक आप 31 अक्टूबर 19 तक शेयर होल्डर बने हैं तब तक। अगर आप उसके बाद शेयर होल्डर बने हैं तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। मतलब जिस दिन बोनस इशू किया गया है उस दिन तक अगर आप शेयर होल्डर है तो आपको बोनस मिलेगा, अदरवाइज आपको बोनस नहीं मिलेगा। रूल यही है कि अगर मैंने अनाउंसमेंट किया इस दिन बोनस, तो इस दिन तक जो जो शेयर होल्डर है उनको बोनस मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, आ जाते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो मतलब पिछले साल का प्रॉफिट दिया है ये वाला 24 लाख, और इस साल का प्रॉफिट दिया है 27 लाख रुपए। आपको बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, बेसिक ईपीएस पिछले साल का और करंट ईयर का। बस मेरे को अच्छे से समझा देना था यहाँ पे। तो जिसके पास 3 लाख शेयर है उसको मिल रहा है 2:1, तो बोनस कितना इशू हो रहा है बताओ। हाँ, अच्छा 3 लाख हो रहा है, क्या बोनस कितना इशू हो रहा है लाइव स्टूडेंट। बता रहे अमन। क्वेश्चन क्या बोला देखो, इट इशूड 2 ऑर्डिनरी बोनस शेयर फॉर ईच शेयर। हेलो, क्वेश्चन तुम लोग पढ़ा नहीं है। इट इशूड, सुनो, इट इशूड 2 ऑर्डिनरी बोनस शेयर फॉर ईच शेयर। जिसके पास 1 शेयर है उसको क्या मिलेगा, 2। तुम लोग मेरा पिछला क्वेश्चन में अभी तो डूबा हुआ है, जब तो पहले सोचा था। अच्छा, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन घुमा दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला है, इट इशूड 2 ऑर्डिनरी बोनस शेयर। पहले तो मैं गलत ही बोला, पहले क्या बोला, 1:2। जिसका 1 है उसका 2 मिलेगा, पर यहाँ पे क्या बोला, इट इशूड 2 ऑर्डिनरी बोनस शेयर। 2 बोनस शेयर दे रहा है जिसके पास 1 है। तो नंबर लिखो, नंबर ऑफ, हाँ लिखो, नंबर ऑफ बोनस शेयर। तो 1 के बदले 2 है ना भैया, 3 के बदले 6। तो लिखो 3 लाख इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 लाख शेयर्स। ठीक है, अब लिखो अर्निंग। लिखो अर्निंग कितने का, अर्निंग पर, लिखो अर्निंग पर शेयर फॉर 2019-20। पहले 1920 करते करंट ईयर का, फॉर 2019-20। बताओ तो अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा 1920 का, प्रॉफिट कितना है बताओ। अरे 1920 का प्रॉफिट कितना है, 27 ना, यही तो प्रॉफिट है 27। तो आप लिखो 27 लाख डिवाइडेड बाई कितना, 6 लाख ना। अच्छा हाँ, बोलो, 3 लाख ओपनिंग में था और 6 लाख का बोनस मिला, यही ना। 3 लाख ओपनिंग में था, 6 लाख का बोनस मिला, तो कितना हो जाएगा, 9 लाख। 27 लाख डिवाइड बाई 9 लाख कितना आ रहा है, 3 रुपया। ईपीएस आ रहा है 3। अच्छा, अब यहाँ पे निकालो अर्निंग पर शेयर, मतलब ईपीएस पर शेयर 18-19, यही है ना। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, 24 लाख
अरे पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 24 लाख था ना। देखो ना, 18-19 का ये वाला दिया है और 19-20 का ये वाला दिया है। देखो 24 लाख डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे रुक जाओ, अब यहाँ पे रुक जाओ, यहीं पे कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा सुनो। अगर मैं पिछले साल का प्रॉफिट ले रहा हूं तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, हेलो, पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का क्या है, ओपनिंग। बस 2 मिनट रुक जाना, यहीं पे कॉन्सेप्ट है। पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो इस साल का क्या है, ओपनिंग। ठीक है, तो पिछले साल का क्लोजिंग शेयर कितना था, 3 लाख, तो इस साल का ओपनिंग शेयर कितना हो गया, 3 लाख। अगर मैं इसको 3 लाख से डिवाइड कर दूंगा तो बताओ कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब देखो, ये मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये है 18 और 19 का, ये है 19 और 20 का। अगर मैं ईपीएस की बात करूं, ईपीएस की बात करूं, देखो ध्यान से, ये 18-19 का है और ये 19-20 का। अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो ये पहले कितना है, 18-19 का ईपीएस कितना है, 8। अगर मैं 3 लाख से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 19-20 का ईपीएस कितना है, 3। और ये सब शेयर होल्डर है, देखते भड़क जाएंगे तो कंपनी बेकार है। पिछले साल का शेयर, पिछले साल का ईपीएस कितना था, 8 था, और इस साल का ईपीएस कितना है, 3 है। इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, नुकसान हो गया। लेकिन अब आप बताओ, कंपनी ने बोनस दिया है, कंपनी ने क्या दिया है, बोनस, और आप बोल रहे हो कि कंपनी नुकसान में है, ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। इसीलिए पता क्या बोला गया, सुनो, अगर आपने जो बोनस दिया है, सुनो सुनो ध्यान से, अगर आपने जो बोनस दिया है, बोनस का मतलब क्या हो गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो मुझे शेयर मिल रहा है, जैसे मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मुझे क्या बोनस के लिए एक भी रुपया का पेमेंट करना पड़ा, नहीं। कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ था, कंपनी ने इसी रिजर्व एंड सरप्लस से कुछ पैसे निकाल कर क्या दे दिए, बोनस दे दिए। कंपनी ने रिजर्व एंड सरप्लस से क्या दे दिया, बोनस दे दिया। पढ़ा है ना, बोनस कहां से इश्यू होता है, रिजर्व एंड सरप्लस से इश्यू होता है। तो हमारा पैसा ही अगर शेयर के फॉर्म में मिल गया, हमारा पैसा था रिजर्व एंड सरप्लस के फॉर्म में, अब वो सेम पैसा हमें शेयर के फॉर्म में मिल गया और ईपीएस पे चेंजेस आ गया। तो पिछले साल का ईपीएस आ रहा है 8 और इस साल का ईपीएस कितना आ रहा है, 3। तो जो इन्वेस्टर हो तो बोलेंगे यार ये तो नुकसान हो गया, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, तब प्रॉब्लम आ जाएगा। तब लोग क्या करेंगे, मतलब लोग क्या करेंगे, मतलब जिनको अकाउंटेंसी का नॉलेज नहीं है, जिनको फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, वो तो बस यही चेक करेंगे और बोलेंगे कंपनी बेकार है भैया, पैसा निकाल लो। तो ट्रू एंड फेयर फैक्ट लाने के लिए, याद है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट में पढ़ाए थे ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। तो ट्रू एंड फेयर लाने के लिए आपने ये जो बोनस दिया है इस साल, अगर आप पिछले साल बोनस देते तो इम्पैक्ट क्या होता। तो आपने इस साल कितना बोनस दिया है, 6 लाख। अगर आप पिछले साल बोनस देते, फॉर एग्जांपल पिछले साल शेयर कितना था, 3 लाख, और पिछले साल जो आपने करेंट ईयर बोनस दिया है, अगर आप पिछले साल बोनस देते तो ऐड कर दो 6 लाख, अब कितना आ रहा है बताओ, 2.67। ये पिछले साल का है, करेंट ईयर में कितना है, 3। तो देख के लग रहा है कंपनी क्या किया है, ग्रो किया। अब सुनो, मैं हमेशा तुम लोग को बोलता हूं, जब भी कंपैरिजन करना है तो बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मुझे आज आप लोग सेम 6 में है, आपका कंपेयर मैं सेमेस्टर 1 से कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आप बेटर ही दिखेंगे, चाहे आप अपने जीवन में कितने भी हैं, लेकिन उनके सामने आप बेटर ही दिखेंगे, क्योंकि आप सेमेस्टर से आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज है उनसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन मुझे अगर आपका कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली आपके ही सेमेस्टर वाले स्टूडेंट से करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा आपने परफॉर्मेंस अच्छा किया है या खराब किया। तो बेस ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, बराबर। आपने पिछले साल कोई बोनस इश्यू नहीं किया था और करेंट ईयर में आपने क्या किया था, बोनस इश्यू किया था, समझ गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, करेंट ईयर वाला जो बेस है वो पिछले साल वाले बेस को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, तब जाकर आप कंपैरिजन कर पाओगे। तो पिछले साल का क्लोजिंग था 3 लाख, और एज्यूम कर लो कि ये बोनस अगर हम पिछले साल देते तो कितना होता, 6 लाख होता। अभी कितना आ रहा बताओ, 2.67। अब अपने बोल सकते हैं कि कंपनी पहले से क्या किया, ग्रो किया, क्योंकि पहले 2.67 था, अभी क्या हो गया, 3 रुपए हो गया। समझ पा रहे चीज, बेस आपको बराबर करना पड़ेगा। तो बोनस, जब भी आप बोनस में ईपीएस निकालोगे तो जितना अपने करेंट ईयर में बोनस दिया है
आपको प्रीवियस ईयर में भी सेम बोनस ऐड करके फिर बेस बराबर हो गया, अब आप कंपेयर कर सकते हो। क्लियर हुआ चीज़? अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर आगे अपने कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।